दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसमें आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों के कहने पे हमने यूथ कंपटीशन इतिहास विषय स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 20 हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो 21 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया था? ठीक है, तो सती प्रथा के विरुद्ध जो है राजकीय निषेध जारी किया था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही विद्यमान था और यह प्रथा विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। हिंदी के सुल्तानों ने अपने समय में इसे रोकने का प्रयास किया। मध्यकालीन भारत में MBT मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने इसे रोकने का प्रयास किया था और मुगल काल में अकबर ने भी इसे रोकने का प्रयास किया था। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला है हमारा, गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह इश्क को प्राप्त किया था? तो गुप्तों के द्वारा जो लौह इश्क प्राप्त किया गया था वो मध्य भारत में किया गया था, यानी सेंट्रल इंडिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे मूल रूप से वैश्य थे। उन्होंने गुप्तों ने यानी मध्य देश के उपजाऊ भागों पर शासन किया था और मध्य गंगा बेसिन, साकेत, आधुनिक अयोध्या और मगध गुप्त शासक मध्य भारत और दक्षिणी बिहार के लौह अयस्क भंडारों का आसानी से दोहन करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लॉर्ड लिटन ने जो है प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक लगाई थी। आप इसे देख सकते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थकों में लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड रिपन का नाम, जिसे स्थानीय सुशासन का जनक के नाम से भी जाना जाता है, उल्लेखनीय है। वहीं भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता हतोत्साहित या प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड एडम्स को माना जाता है। और 1823 में जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। बेलिजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और लिटन ने 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुष्कलावती जो है किस राज्य की राजधानी थी पूछा गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांधार का। गांधार आधुनिक पेशावर यानी रावलपिंडी पाकिस्तान के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी जो है तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा जो प्रमुख नगर था पुष्कलावती था और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गांधार में पुष्कर सारिन राज करता था। इसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को हराया था और इसीलिए इसे जो है पुष्कलावती के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है देव समाज। ठीक है, तो देव समाज की स्थापना जो है लाहौर में की गई थी। आप देख सकते हैं देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इसके संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मदिरा मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी और देव समाज ने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और सख्त नैतिक मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। देव समाज ने स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। अगला है हमारा, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रसारक को भेजा था? तो सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो भेजा था महाधर्म दक्षित को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे, जिनका उल्लेख जो है इस प्रकार है। आप ये सभी को नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक की पुत्र और पुत्रियाँ थी, इनको इसने श्रीलंका भेजा था ताम्रपर्णी अभिलेख के लिए। और मध्यंतिक जो है इसको कश्मीर और गांधार भेजा था। महारक्षित को यूनान देश यानी यवन भेजा था और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। महादेव को महिषमंडल मैसूर में कर्नाटक और रक्षित को बनवासी कर्नाटक और धर्म रक्षित को अपरांतक, मध्यम को हिमालय देश और सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था। अगला है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठगों का दमन से संबंधित है, तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी एक उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था। वह रक्तपात से घृणा करता था। जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था।
चोरों एवं ठगों के विषय में जलालुद्दीन ने अपनी उदार नीति का परिचय दिया और चोरी, लूटमार, डकैती, हत्या करने वाले लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए थे। सुल्तान ने उन्हें दंडित नहीं किया बल्कि एक नाव में बिठाकर बंगाल की ओर रवाना कर दिया था। अगला है हमारा गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई। तो गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 मार्च 1931, 5 मार्च या 1931 को ये घटना हुई थी। आप इसे देख सकते हैं। इसका बी राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए थे। उससे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती उसमें गांधी जी नहीं गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र व्यक्ति इंडिया से BR अम्बेडकर थे। आप देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गांधी इरविन समझौता कि किस नाम से जाना जाता है पूछा जाता है तो दिल्ली पैक्ट। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता कभी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं ने बहुमत से स्वागत किया। श्री M.K. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा था। इस समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किए गए थे तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स पैलेस, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया एवं इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ने किया था। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, पार्टिसिपेट जो किया था 89 मेंबरों ने किया था और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ब्रेल्सफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, मुस्लिम वर्ग, श्रमिक संघों और वाणिज्य संघों ने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। अगला है हमारा जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। जैन धर्म जो है प्रथम बौद्धिक संगीति के समय 2 विभागों में विभाजित हो गया था, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर, यानी उत्तर भारत के लोग श्वेतांबर कहलाए और दक्षिण भारत के लोग दिगंबर। आप देख सकते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन के बाद जम्बू संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। संभूति विजय की मृत्यु के पश्चात स्थूलभद्र संघ के अध्यक्ष बने। इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस समय भद्रबाहु जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे और स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए थे और श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण उन्हें श्वेतांबर कहा गया और इसीलिए श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए, उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बहादुर शाह राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। आप देख सकते हैं 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया था और हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला। और बहादुर शाह ने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। हडसन ने उसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और उसे रंगून निर्वासित कर दिया था। रंगून यानी वर्तमान की बात करें म्यांमार और प्राचीन नाम इसका बर्मा, और ये भारत से 1936 में अलग हुआ था। अगला है हमारा ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक प्रकार का है। तो निष्कग्रीव का संबंध जो है आभूषण से है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्नामेंट। और ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक प्रकार का आभूषण है और सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। ज्ञातव्य है कि मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था। अगला है हमारा निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने।
यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 1910 से 1916 1916 तक भारत का वायसराय रहा था और इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद उसने भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया था। इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई थी। हॉर्डिंग के काल में ही 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी और इसी के काल में 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी और जो वर्तमान में हमारी कैपिटल है। और लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा अ वीक ऑफ द गांधी के लेखक कौन हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है अ वीक विद गांधी। तो ये लिखी गई थी लुई फिशर के द्वारा। आप देख सकते हैं ये अमेरिका के एक पत्रकार थे। ए वीक विद गांधी के लेखक लुई फिशर हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार मिस्टर लुई फिशर मई 1942 में भारत आए थे। वे 2 महीने के लिए भारत में थे। जून की भीषण गर्मी में उन्होंने गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के साथ एक सप्ताह बिताया और गांधी जी ने उन्हें प्रतिदिन 1 घंटा दिया। वह गांधी जी के साथ अन्य गतिविधियों में जैसे खाना खाने, चलने आदि के दौरान भी बातें किया करते थे। फिशर ने महात्मा गांधी के साथ 7 दिन पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में फिशर ने गांधी जी के आश्रम के जीवन और पसंद नापसंद का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। अगला है हमारा किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? मोस्ट इंपोर्टेंट है चोल शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा। यानी राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम जो है अरुमोलीवर्मन था। राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरुमोलीवर्मन था जो 1985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और राजराज प्रथम के एक लेख से यह सूचना मिलती है कि उसने कोल्लम, कोलोदेश तथा कोंडुगोलूर के राजाओं को पराजित किया तथा समुद्र के शासक से अपनी सेवा करवाई। केरल तथा पांड्य राज्यों को जीतने के पश्चात राजराज जो है अनुराधापुर को नष्ट कर दिया। उसने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के जारी किए। तंजौर अभिलेख से उसके सामरिक अभियानों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला है हमारा द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो द नवाब लिखा गया था द फ्रूट के द्वारा लिखा गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक फ्रूट द्वारा लिखा गया। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एवं डच फैक्टर गुमास्ता था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। वह आगरा के डच टकसाल का अध्यक्ष था। अपने यात्रा विवरण में उसने भारत के अनेक स्थानों के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का रोचक वर्णन किया। और फ्रांसिस बर्नियर लिखते हैं कि एक फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से एक चिकित्सक था और यह शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में भारत आया था। जिस समय वह भारत आया उस समय शाहजहां के पुत्रों के मध्य जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। वह दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बर्नियर। अगला है हमारा वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन वह सुल्तान था जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर। अलाउद्दीन भी बलबन के समान राजत्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अलाउद्दीन भी राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन के ही शब्दों में मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। ये अलाउद्दीन का कहना था। और अंतिम जो है न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। ये अलाउद्दीन के शब्द थे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यापारिक चौकियों का जो उल्लेख है वो तबकात ए नासरी में मिलता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तबकात ए नासरी मिनहाज उद्दीन सिराज ने लिखी थी। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम मिनहाज उस सिराजकृत तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में मिलता है। तबकात ए नासरी एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सुल्तानों के शासन का वर्णन किया गया है अपितु इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरान के शासकों तथा भारत में तुर्कों के शासन का आरंभ, गजनी और गौर वंश का इतिहास, मुसलमानी राज्यों पर मंगोलों के आक्रमण आदि का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। और मिनहाज ने अपना ग्रंथ तबकात ए नासरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया तथा उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बनाया था। अगला है हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड वर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल से सदस्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी। इंग्लैंड में 2 पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। तो ये जो थे कंजर्वेटिव पार्टी के थे।
साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में जो हुई थी, ठीक है, कि इस समय भारत मंत्री लॉर्ड वर्कनहेड इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सर जॉन साइमन अध्यक्ष बनाए गए थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और स्ट्रेथकोना, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेनफैक्स और कैडेगन, हाउस ऑफ कॉमन्स के लेबर पार्टी के एटली और बर्नोन हॉटसोन सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुइस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मांजदा देवता का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी के देवता, ठीक है। अहुर मांजदा का संबंध जो है पारसी के देवता से है। हुइस्क के बहुत से स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया है और हुइस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। हुइस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां भी हैं तथा कानूनी एवं रोमन लिपि रोमन वेशधारी देवी की भी आकृति अंकित है जिस पर रोमा नाम लिखा हुआ है। इसके सिक्कों पर यूनानी देवी देवता, पारसी देवताओं एवं भारतीय देवताओं के भी आकृति प्राप्त होते हैं। इसके सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध पारसी देवता से है, जो अहुर माजदा पारसियों के सर्वोच्च देवता होते हैं। अगला है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है रेहला। आप देख सकते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी जो है रेहला नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है और रेहला की रचना जो है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता ने अरबी भाषा में की थी, जो उसकी यात्रा वृत्तांत है। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। अगला है हमारा, ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा उदिता को। आप देख सकते हैं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक इस देश में रहा। उसने अपने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में सियुकी नाम से संकलित किया था और वाटर्स के अनुसार यह भारत का यिंतु, शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार थे। पूछा जाता है यात्रियों में राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब उदिता को सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्यभार सौंपा गया था। अगला है हमारा, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो देखते हैं महाराष्ट्र की बात कर रहा है तो नेवासा महाराष्ट्र में है, इनामगांव भी, दायमाबाद भी, यानी डी इसका राइट आंसर है। माहेश्वर जो है इससे संबंधित नहीं है। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। माहेश्वर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी थी, जो होलकर था, ठीक है। और माहेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों यानी रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा था, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिज्ञ थे जो पाकिस्तान के संस्थापक और प्रथम गवर्नर जनरल 1947 से 48 बने थे। जिन्ना ने अपने राजनीतिक कैरियर का प्रारंभ जो है 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर किया था और प्रारंभ में ये एक राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे, परंतु समय यानी धीरे धीरे ये सांप्रदायिकता की जाल में फंसते चले गए, जिसकी परिणति जो है भारत से विभाजित होकर एक नए राष्ट्र के उदय के रूप में होती है। अगला है हमारा, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामान्य जन देवराय द्वितीय जो हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कुरान की प्रति सामने रखा और बड़े पैमाने पर पहली बार मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा शासक था जो कुरान अपने पास रखता था? ये देवराय द्वितीय ही था। तो देवराय द्वितीय के समय में फारस यानी ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी और अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। उसने यात्रा विवरण में विजयनगर का विस्तृत वर्णन किया है। अगला है हमारा, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन हैं?
मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है देवी चंद्रम। तो देवी चंद्रम के लेखक हैं विशाखदत्त, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मिताक्षरा भी लिखी गई थी। आप देख सकते हैं देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। इस नाटक का कथानक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के राज्यकाल से संबंधित है। इस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सकराज एवं रामगुप्त के वध तथा ध्रुव देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन मिलता है। और वहीं विशाखदत्त की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मिताक्षरा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? तो शिवाजी के समय जो स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में कौन थे? देशमुख, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करके इसे रैयतवाड़ी प्रणाली में बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का विरोध देशमुख कर रहे थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला स्तर के अधिकारी थे जो मामलतदार पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। उनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। अगला है हमारा, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक इतिहास है? तो वो बुक है मुंतखब उल तवारीख। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है मुंतखब उल तवारीख। आप देख सकते हैं मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो ये बुक जो लिखी थी बदायूनी ने लिखी थी। बदायूनी अकबर का समकालीन विद्वान था। इस पुस्तक के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों का और बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में 1595 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। और मुंतखब उल तवारीख के तीसरे भाग में मुसलमानों और संतों का विवरण है। बदायूनी ने अकबर की सेवा में रहकर महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद भी किया था। अगला है हमारा, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में सूर्य देवता को जो है दयुस का पुत्र माना गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सूर्य पौराणिक देवताओं में से एक थे। उन्हें सर्वोच्च भगवान आदिशक्ति के रूप में माना जाता है। उन्हें देवी अदिति और दयुस का पुत्र कहा जाता है। उषा को भोर की देवी माना जाता है और वेदों में उन्हें सूर्योदय के प्रकाश और आकर्षण के अवतार के रूप में माना जाता है। उषा आर्यों की प्रातःकाल की देवी थी और सूर्य निकलने के पूर्व बेला को उषा कहा जाता है। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। और ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। और रुद्र स्वभाव क्रोधी है, उसे शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है। उर्वशी सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गुरु रामदास को। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन के रूप में दान दी थी। आप देख सकते हैं गुरु रामदास अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था और पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इनके अनुयायियों को रामदासी कहा गया और रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद जो है पैतृक बना दिया था। अगला है हमारा, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में किया गया था। तो ये फतेहपुर सीकरी में था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1575 तक अकबर सुन्नी धर्म के बाह्य रूपों को मानता रहा। उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से शेख अब्दुल नबी व मखदूम उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे उलेमाओं की शिष्यता ग्रहण की। शिया मत के अनुयायी मुल्ला यजदी भी उसकी आध्यात्मिक पिपासा को शांत नहीं कर सके और तो 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी पूजा गृह, इबादत खाना का मतलब है पूजा गृह का निर्माण करवाया था। इसमें प्रति बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। अगला है हमारा, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं का चलाया था? तो इलाही जो प्रकार की मुद्राओं को चलाया था अकबर के द्वारा चलाया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को जाता है। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने विवरण दिया है कि अकबर ने 26 सोने के, 9 चांदी के और 4 प्रकार के तांबे सिक्के के चलवाए थे।
अकबर द्वारा जारी सोने के सिक्के इस प्रकार हैं, जैसे मुहर है 9 रुपये के बराबर, संसव है, सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो है संसव है, और इलाही इलाही जो है सोने का गोल आकार का सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था, और एक रहस है जिसमें गोल और चकोर दोनों होता था, और अतमाह जो है 25 तोले के बराबर था, और बिनसांत जो है चगुल तथा लाल एल जलाली के रूप में था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदस्सी लाजा मगधे कहता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है भाबरू शिलालेख। जो अशोक का भाबरू शिलालेख है उसमें कहा गया है उसे पियदस्सी। भाबरू शिलालेख राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। यहाँ से एक चट्टान पर अशोक से संबंधित एक लेख प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक का नाम पियदस्सी लाजा मगधे मिलता है। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ यानी धम्म तथा संघ का उल्लेख मिलता है, और भाबरू लेख में बौद्ध ग्रंथों के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। अगला है हमारा, किसने पुस्तक अ गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्टस का पर्सिया में लेखन किया था? तो ये क्या था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नवभारत भारत का तारा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी नामों से संबोधित किया गया है इनको, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका पहला ग्रंथ जो है फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन था, जिसे एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टस 1809 में प्रकाशित हुआ, और जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल रूप बताया था। अगला है हमारा, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो भीमबेटका में जो है पाषाण चित्रों का बनना मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेसोलिथिक युग से। मध्य पाषाण युग का आरंभ जो है 8000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम जो है 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल के विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। इसके पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र एवं शैल चित्र जो है मध्य पाषाण युग के ही द्योतक हैं। अगला हमारा, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ से करने वाले जो थे 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेगम हजरत महल। आप देख सकते हैं इसको, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने वाले और निवासित किए जाने से लोगों में असंतोष था, और फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह जैसे नेताओं ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। इन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया। इसी संदर्भ में नाना साहब और अजीमुल्लाह खां लखनऊ आ गए, और 30 मई 1857 को लखनऊ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो विजयनगर की बात करेंगे तो इसका सबसे पहले मंडलम था, उसके बाद नाडु, उसके बाद स्थल और उसके बाद ग्राम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्रम में लगा सकते हैं, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम में। आप देख सकते हैं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। इसके विभाजन का क्रम जो है इस प्रकार था, सबसे पहले राज्य का मंडलम था, उसके बाद कोट्टम या वलनाडु, उसके बाद नाडु, फिर मेलाग्राम, उर या ग्राम। प्रांतों की संख्या निरंतर परिवर्तित होती रहती थी, और डोमिंगो पायस ने प्रांतों की संख्या 200 बताई है। ठीक है, उस समय के इतिहासकार डोमिंगो पायस जो थे, इसने प्रांतों की संख्या 200 बताई है, जबकि एच कृष्णा शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 6 प्रमुख प्रांत थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसके शासनकाल में प्रांतों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो कृष्णदेव राय यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋग्वेद में धनाढ़ीय व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो धनाढ़ीय व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में धनाढ़ीय व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी।
और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो है गायों को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गायों का अन्वेषण है। इसी प्रकार गवेषण, गोसु, गत्य, गव्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। और ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों एवं कबीलों में विभाजित थे और कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। अगला है हमारा रुपयारूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी। तो रुपयारूप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी रजत मुद्रा की सबसे अधिक जो मात्रा होती है इसमें रजत की मुद्रा यानी सिल्वर की होती थी। आप देख सकते हैं रुपयारूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में रजत की अधिकता होती थी यानी सिल्वर की। और मौर्य काल में रुपयारूप कारसापण, पण, धरण आदि चांदी का आहत सिक्का था। और मौर्य काल में स्वर्ण व निष्क सोने का आहत सिक्का था। ये इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में स्वर्ण जो था निष्क सोने का आहत सिक्का था, जबकि मासक या कांकड़ी जो है तांबे का आहत सिक्का माना जाता है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम लीड्स के द्वारा। आप देख सकते हैं अकबर के शासनकाल में आने वाली यात्री जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जॉन न्यूवेरी था जो पहला अंग्रेज था जो अकबर के समय में इंग्लैंड के राजा का एक पत्र लेकर भारत आया था। उसके बाद रॉल्फ फिच आए थे जो महारानी एलिजाबेथ का पत्र लेकर अकबर के दरबार में आए थे। ये आगरा और फतेहपुर सीकरी में रहा था। रॉल्फ फिच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विलियम लीड्स आए थे, यह अकबर द्वारा नियुक्त हीरों के सत्यापन के लिए एक प्रसिद्ध अंग्रेजी हीरा विशेषज्ञ था। ठीक है, विलियम लीड्स हीरा व्यापारी। और अंत में आए थे जॉन मिल्डन हॉल। यह 1599 में भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से अकबर के समय में पहुंचा था, जॉन मिल्डन हॉल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।